So guys, let us go for starting now our session of today. And as last day we discuss all the people about कि किस तरह से हम अपने mind को reprogram कर सकते हैं. That was just through affirmations and through visualization. Affirmation और visualization वो technique है जिससे आप अपने mind के water का color change कर पाएंगे. And you can go for having a new programming of your mind. और अगर वो प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती ना, what will be happening like there would be a force from you inside. आपके अंदर से वो force काम करता रहेगा which will always stop you doing all those things. I'll just go for getting you so many examples over that part how it does work. So now we're going to walk over some of the other principles which are used by almost all the successful people throughout the world. तो यहाँ पे मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, इट्स नॉट लाइक कि मैंने जो बताया आपको यही एक चीज है सिंपली कि ये काम करती है, बट नॉर्मली देखा गया है सफलता का कोई पर्टिकुलर फिक्स सिद्धांत नहीं है. लेकिन ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोगों ने सफलता हासिल की है, कुछ कॉमन ऐसी एक्टिविटीज थी जो उन लोगों ने की. तो वो जो कॉमन एक्टिविटीज थी, अगर उनको करके वो सफल हो गए तो शायद हम भी उनको करके सफल हो सकते हैं. सो वी विल डेफिनेटली गो फॉर ट्राइंग. दैट व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू शेयर हियर. तो उन्हीं जो टेक्निक्स थी, वही जो सारी एक्टिविटीज लोगों ने ट्राई की, उसमें से कुछ एक्टिविटीज मैं आज आपके साथ शेयर करने आ रहा हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं, विच विल डेफिनेटली गेट यू चांस. विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन वो चीजें हैं जो डेफिनेटली वर्क करती हैं आपके माइंड के प्रोग्रामिंग को चेंज करने में, आपके RAS को एक्टिवेट करने में. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो होता है, जो फिल्टर करता है सारी इंफॉर्मेशंस को, और वो इंफॉर्मेशन जिनके थ्रू आप अपने सही स्टेप्स ले सकते हैं या अपने ड्रीम की तरफ जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने निकाल के रखता है. इसके अलावा व्हाट इट डज, इट एक्टिवेट्स द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली करता ये है कि वो जितनी भी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके ड्रीम में या आपके गोल को पूरा करने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो उन सारी चीजों को आपकी तरफ खींचना शुरू करता है ना. अब मैं आपको एक वो चीज बताने जा रहा हूँ विच एक्चुअली डिफरेंशिएट the people who are successful to the people who are not that much successful. दुनिया में सबसे ज्यादा सफल लोग और नॉर्मल लोगों के बीच जो एक सबसे बड़ा अंतर है, जो एक स्टेप जो दोनों को अलग अलग करता है, वो ये है that the result oriented people and the successful people, they are action oriented. ये वो एक चीज है जो सफल लोगों को सफल बनाने में सबसे आगे है और असफल लोगों को असफल बनाए रखने में सबसे आगे है. सफल लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं. एक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि जिस चीज के ऊपर वो उन्होंने प्लान किया है, जिस चीज को वो करना चाहते हैं, जो भी चीज जो उनके माइंड में आई है, उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर वो एक्शन लेना शुरू कर देते हैं. और बाकी जो लोग हैं दुनिया में, नॉर्मली व्हाट दे गो फॉर डूइंग सो, they keep on planning, they keep on looking for the best time, they keep on looking for the good time, they keep on looking for the right time, they keep on looking for so many things, but they do not take action. तो ये जो एक्शन लेने का जो स्टेप है, ये दुनिया को सफल और नॉर्मल लोगों के बीच में सबसे ज्यादा डिवाइड करता है. इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपको ये समझ के रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज जान लेने से, कोई भी चीज सीख लेने से, कोई भी चीज समझ लेने से कभी कुछ नहीं बदलता. This universe only pays you for what you have done, not for what you know. ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, ये आपको सिर्फ उसके लिए देती है जो आप करते हैं. उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता जो आप जानते हैं. तो आप जो जानते हैं उसको जानते रहिए, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. आप जो करेंगे उसके बदले आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप जैसा भी करिए आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा. If you're doing good, you will go for getting some of the good result. So if you're doing bad, you will go for getting some of the bad result. जो एक्शन आप लेते हैं आपको उसका रिवर्ट मिलता है. कुछ नियम कानून है इस दुनिया में काम करते करते हैं. अगर आप समझे तो लाइक one of the philosophy was given by the philosopher, and the philosophy was, एक नियम है the law of cause and effect. कॉज और इफेक्ट का जो नियम है, ये दुनिया में हर चीज के ऊपर काम करता है. ये सिंपली कहता है कि जिस तरह का कॉज आप लगा रहे हैं, उस तरह का इफेक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएगा. लेकिन जो कॉज ही नहीं लगा रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला. आप सीखते रहिए कितनी भी सारी चीजें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हिमांशु आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं जरा. हिमांशु, माय डियर हिमांशु, कहाँ चले गए आप?
आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? चलिए, हिमांशु शायद अभी हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं, हम अपनी बात को कैरी करते हैं। आई जस्ट गो फॉर गेटिंग सम ऑफ द एग्जांपल। जैसे हम जब अपनी मोटिवेशनल सेमिनार्स रखते हैं, तो अपनी सेमिनार में एक एग्जांपल हम जनरली शो करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम एक्टिविटी करके दिखाते हैं। व्हाट आई डू इन दैट, मैं क्या करता हूँ कि अपना क्रेडिट कार्ड निकालता हूँ, और क्रेडिट कार्ड को निकालने के बाद जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, एंड व्हेन आई गो फॉर आस्किंग, भाई सभी लोगों को पैसों की जरूरत है? एवरीबॉडी स्पीक्स, हाँ जी मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, चलो मैं आपको पैसा देता हूँ, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है और मैं आपको इसका पासवर्ड भी बताऊंगा। और मतलब 2000 रुपये से नीचे तक की तो वैसे आप शॉपिंग कर सकते हो, उसके लिए पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको उसका पासवर्ड भी बताऊंगा, तो बताइए कौन कौन लेना चाहता है। अभी क्या होता है कि वहां पे से बहुत सारे लोगों के हाथ उठते हैं, एंड एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर टेकिंग एक्शन, मोस्ट ऑफ द पीपल रेज द हैंड। तो सभी वहां से चिल्लाने स्टार्ट कर देते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ऑल पीपल स्टार्ट स्पीकिंग। लेकिन होता क्या है, वो बस वहीं पे बैठकर चिल्लाते रहते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उनमें से कोई उठता नहीं है। मैं बार-बार इसी चीज़ को पूछता हूँ, किसको चाहिए? आवाज़ वहाँ से आती है, मुझे चाहिए। मैं पूछता हूँ, किसको चाहिए? आवाज़ आती है, मुझे चाहिए। लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होता है जो उठकर आता है और आकर उस कार्ड को ले लेता है। कभी-कभी ऐसे केस निकल कर आते हैं कि कोई एक पर्सन उठता है, वहाँ से आता है मेरे पास और आकर मुझसे वो कार्ड ले लेता है। तो आप अगर देखें तो इस पूरे एग्ज़ाम्पल में एक चीज़ समझ में आई होगी आपको कि चाहिए तो सभी को। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहता है, बड़ा बंगला नहीं चाहता है, बड़ा घर नहीं चाहता है, पैसा नहीं चाहता है, अच्छी लाइफ पार्टनर नहीं चाहता, अच्छे फैमिली नहीं चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है। पर कितने लोग हैं जो उठकर उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार? तो व्हाई ओनली विलिंग, व्हाई ओनली विशिंग, व्हाई ओनली वांटिंग समथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। सफल लोग वो होते हैं जो अपने जहाज के आने का इंतजार नहीं करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग सम एग्जांपल, इसको समझिएगा। सफल लोग वो होते हैं जो अपने जहाज के आने का इंतजार नहीं करते हैं। पानी का जहाज कहीं पे जाना है, तो कुछ लोग होते हैं इंतजार करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैरना सीखते हैं, पानी में कूदते हैं और अपने जहाज तक पहुंचते हैं, और पहुंचकर उस पे बैठते हैं और फिर अपने सफर पे निकलते हैं। तो सफल लोग ये वाला काम करते हैं। उनको लगता है कि मेरी राइट डेस्टिनेशन तक जाने में अगर मेरे अंदर कोई कमी है, तो उन स्किल्स को वो सीखते हैं, लेकिन वो वेट नहीं करते फॉर द राइट मोमेंट फॉर एनीथिंग। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, वेट करने वालों को उतना ही मिलता है जितना एक्शन लेने वाले लोग छोड़ देते हैं। और ये बहुत सही बात है, ये बहुत हकीकत है। आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया की अगर आप टोटल पॉपुलेशन की बात करें, तो मालूम पड़ेगा कि दुनिया की 90% वेल्थ जो है, दुनिया का 90% पैसा जो है, वो दुनिया के 10% लोगों के कंट्रोल में है। ये 10% लोग वो हैं जो एक्शन लेते हैं, जो बढ़ते हैं आगे और जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। अब ये 10% लोग 90% पैसे के ऊपर कंट्रोल करके रखते हैं और बाकी 10% पैसा ही छोड़ देते हैं। उस 10% पैसे के लिए बाकी दुनिया की 90% पॉपुलेशन जिंदगी भर आपस में लड़ती भिड़ती रहती है। उनको सिर्फ वो मिलता है जो एक्शन लेने वाले लोग छोड़ देते हैं। तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं, दैट विल बी जस्ट अप टू यू। लेकिन एक बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी कि अगर आप अपने आप को उन 10% लोगों की कैटेगरी में लेकर आना चाहते हैं जो 90% दौलत के ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठे हैं इस दुनिया में, तो आपको कुछ और बने ना बने एक्शन ओरिएंटेड बनना ही पड़ेगा। वो एक्शन कुछ भी हो, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो भी एक्शन आपको लेना होगा वो आपको लेना पड़ेगा। इसमें आपकी झिझक, आपकी हेजिटेशन, आपका डर, आपका फियर, आपकी कंसिडरेशन, आपकी कंडीशनिंग जो भी आ रहा है, आपको उसको ओवरकम करके उसको पीछे छोड़कर बस एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, एंड दैट व्हाट आई वांट। मुझे चाहिए क्या, उसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा आई विल डू। आई टेल यू वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी, मैं आपको बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। There's a story of Socrates. सुकरात का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस हमारे एक फिलोसफर रहे हैं। एंड मतलब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफी दी तीन दुनिया में सफलता के लिए और अच्छी आदर्श जिंदगी जीने के लिए, मतलब आइडलिज्म के बहुत अच्छे स्पीकर रहे वो। तो वंस व्हाट हैपन्स लाइक एक छोटा सा बच्चा आता है, लाइक जैसे हमारी बीनू है बिल्कुल छोटी सी, तो एक ऐसे एक छोटा सा बच्चा आता है, लड़का आता है और सुकरात के पास जाता है और सुकरात से बोलते हैं कि सुकरात एक बात बताइए, आपको सफल होने के लिए और जिंदगी में सफलता के लिए बहुत सारे सिद्धांत बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी तौर तरीके बताते हैं, लेकिन इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे तौर तरीके कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। भाई कहाँ कहाँ सोचे, एक चीज को दिमाग में रखे दूसरी चीज आ जाती है, उसको दिमाग में रखे पहले ही भूल जाते हैं, ये करना ये करना ये करना ये करना, ये समझ में ही नहीं आता है करना क्या है। तो आप एक काम करो, आप हमें प्लीज इतनी सारी चीजें मत बताओ, आप हमें सफलता का कोई एक सिद्धांत बता दो।
कोई एक सीक्रेट बता दो, ऐसा सीक्रेट जिसको अगर मैं फॉलो कर लूं तो बस उसी एक सीक्रेट से मुझे लाइफ में सफलता मिल जाए। सोक्रेट ने उनकी बात सुनी, सुनते हैं, सोचते हैं, फिर उस बच्चे से कहते हैं एक काम करो, आप मेरे साथ चलो। तो बच्चा सॉकेट के साथ चलना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि शायद चलते चलते बात करेंगे और बताएंगे कुछ। अब बच्चा और सॉकेट दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। सॉकेट वाज गुड इन हाइट, टॉल, हैवी, अच्छा बढ़िया था, शरीर में लंबा चौड़ा, और वो छोटा सा बच्चा था। तो दोनों साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो लड़के को लगता है कि भाई हमें चलते चलते टाइम हो गया। तो वो सॉकेट से बोलते हैं, सॉकेट आपने वो बताया नहीं कि वो कौन सा सिद्धांत था, कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हम सफल हो सकते हैं। तो सॉकेट उनसे बोलते हैं एक मिनट सब्र रखो, बस आप बढ़ते चलो, चलो आगे बढ़ो। थोड़ी दूर और आगे चलते हैं, वो बच्चा फिर से पूछता है, सॉकेट फिर उनसे वही बात करते हैं, भैया आप आगे चलो, बढ़ते चलो। थोड़ी दूर बाद जाके क्या होता है ना, एक नदी सामने आती है, पानी आ जाता है। जब पानी आता है, नदी सामने आ जाती है, तो बच्चा रुकता है, वो फिर से सॉकेट से पूछता है, सॉकेट क्या करना चाहिए। तो सॉकेट बोलते हैं अरे बस वही करना है, बढ़ो आगे चलो। अब वो बच्चा पानी में आने लग जाता है, सॉकेट भी पानी में आ जाते हैं, घुटनों तक पानी आ जाता है। बच्चा फिर रुकता है, फिर से पूछता है, सॉकेट फिर से वही जवाब देते हैं, आगे चलो। अब पानी उनके सीने तक आने लग जाता है, वो बच्चा फिर रुकता है, फिर पूछता है, सॉकेट फिर से जवाब देते हैं, भैया आगे चलो। पानी उनके गले तक आ जाता है, बच्चा फिर रुकता है, बोला अब नहीं जाऊंगा, अब कहाँ पे जाऊँ भाई, अब तो पानी में डूब जाऊंगा, और कितना आगे जाऊं। सॉकेट बोलते हैं भाई चलो तो सही आप आगे। वो बच्चा मना कर देता, भाई मैं नहीं जाऊंगा इससे आगे, अब तो पानी में डूब जाऊंगा। सॉकेट उससे बोलते हैं भाई आप नहीं जाने के लिए तैयार है, ठीक है एक काम करते हैं। सॉकेट क्या करते हैं, उनके सिर को पकड़ते हैं उस बच्चे के और उसको पानी में डुबो देते हैं, छपाक। अब आप ही सोचिए क्या होगा, जब बच्चे के सर को पानी में डुबाया गया, तो बच्चा अब क्या करेगा, वो अंदर पानी में फड़फड़ाना शुरू कर देता है बाहर निकलने के लिए। बाहर क्यों निकलना है, क्योंकि सांस लेनी है। भाई अंदर पानी में सांस तो ले नहीं पाएगा। अब वो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाना शुरू कर देता है, पूरी ताकत लगाना शुरू कर देता है, पर सॉकेट उसको निकलने नहीं देता। अब जब वो निकल नहीं पा रहा होता है, दम लगा के, तो वो और भी कोशिश करता है, वो हाथ पैर मारता है, इधर तो घूसे घूसे मारता है सॉकेट में, मतलब जो कर सकता है वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉकेट उसको निकलने नहीं देता। जब उसको लगता है कि बहुत देर हो गई और सॉकेट को लगता है कि अभी बस इसका खेल होने वाला है, तो उसको जल्दी से बाहर निकालता है पानी से सॉकेट। और पानी से बाहर निकलते ही वो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, जिस काम के लिए वो अंदर फड़फड़ा रहा था, सांस लेता है, लंबी सी सांस लेता है। और सांस लेने के बाद वो सॉकेट की तरफ देखता है, बड़े अजीब सी निगाहों से, बोले ये तो अच्छा था, मैं तो यहाँ पे सफलता का सिद्धांत सीखने के लिए आया था, और यहाँ पे तो मुझे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर दी आपने। सॉक्रेट उनकी तरफ देखते हैं, बच्चे की तरफ, उनसे बोलते हैं एक बात बताओ यार, जब मैंने आपका सर अंदर किया तो आप फड़फड़ा क्यों रहे थे। अच्छा कहता बड़ी अजीब बात पूछी, फड़फड़ा इसलिए रहा था क्योंकि सांस लेनी थी। तो सॉक्रेट बोलते हैं क्या मतलब, सांस लेनी थी तो थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकते थे, आराम से ले लेते, 2-4 घंटे में ले लेते। जब मैं छोड़ देता, जब सही कंडीशन हो जाती तब ले लेते। बच्चा कह रहा क्या फालतू की बात करो, 2-4 घंटे में क्यों ले लेते हो, यहाँ पे तो दम निकली जा रही थी। तो सॉकेट बोलते हैं जो दम निकली जा रही थी तो इसका मतलब आप कुछ भी करोगे, आपने मुझमें भी गुस्से मार दी, ये भी कर दिया वो भी कर दिया, मतलब कुछ भी करोगे आप। तो बच्चा बोला क्यों नहीं कुछ भी करूंगा भाई, मुझे सांस लेनी थी तो उसके लिए जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ करूंगा। सॉकेट बोलते हैं यार ये अच्छी बात है, सांस लेने के लिए आपको जो लग रहा था वो सब कुछ कर रहे थे, आप पे वेट भी नहीं किया जा रहा था, आप सीधे उसमें लग गए। ना तो आपको समय का कुछ दिख रहा था, ना आपको ये दिख रहा था क्या काम आप कर रहे हो, कोई अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। अच्छा बोला मैं तो जो समझ में आ रहा था वो सब कुछ कर रहा था। सोक्राट बोले अगर ये ही फीलिंग जिस दिन आप अपने सपनों के लिए पैदा कर लोगे, अपने ड्रीम्स के लिए पैदा कर लोगे, उस दिन दुनिया में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सफल होना शुरू हो जाओगे। सांस लेने के लिए ना तो आप वेट कर सकते थे, ना आपने ऐसा सोचा कि अच्छा टाइम आएगा तब करूंगा, किसी और दिन करूंगा, आराम से करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, नहीं। यू आर नॉट रेडी टू वेट। ना आपने ये सोचा कि ये काम सही है या ये काम गलत है, या ऐसे कार इसको करना चाहिए इसको नहीं करना चाहिए, आपने नहीं सोचा, आपको बस एक चीज समझ में आ रही थी मुझे सांस लेनी। जो हो सकता था वो सब कुछ किया, और विदाउट वेस्टिंग टाइम किया। जब यही फीलिंग आप अपने सपनों के लिए पैदा कर लेंगे कि जो हो सकता है वो सब कुछ करूंगा और अभी से करूंगा, टाइम के बारे में नहीं सोचूंगा तो बाद में कभी कुछ करना है, उस दिन से अपने आप की सफलता आपके कदम चूमना स्टार्ट कर देगी। एंड दैट्स व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ गेटिंग सक्सेस इन द लाइफ। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो जो समझ में आ रहा है अभी से करना शुरू कर दीजिए, जितना जानते हैं उसके साथ करना शुरू कर दीजिए। परफेक्शन नेवर कम्स बाय नोइंग एनीथिंग बॉस, perfection comes by doing something, because when you start doing, you start finding yourself that you are committing mistakes, and when you start working over your mistakes, जब आप अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, तब परफेक्शन आपकी लाइफ में शुरू होता है आना।
तब परफेक्शन धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाता है। टेल यू वन ऑफ द अनदर ब्यूटीफुल स्टोरी, आपको एक और स्टोरी मैं शेयर करता हूँ यहाँ पे। इट्स अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द वेरी फेमस साइंटिस्ट, मेडिकल रिसर्च करते थे और उन्होंने बहुत सारी मेडिकल रिसर्च की और दुनिया में बहुत अच्छा खासा नाम कमाया। तो एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, भाई ऐसा क्या था, ऐसा क्या स्पेशल था कि आपने, एक नॉर्मल इंसान इतना सब कुछ नहीं कर सकता और आपने इतनी सारी अचीवमेंट हासिल की अपनी लाइफ में, इतनी सारी सफलताएं आपने हासिल की अपनी लाइफ में। तो वो जो साइंटिस्ट थे वो सोचते हैं थोड़ी देर और वो बताते हैं कि इसके पीछे मुझे लगता है कि बचपन में मेरे साथ एक घटना घटी थी, वो घटना बहुत जिम्मेदार है। तो रिपोर्टर था वो पूछना शुरू कर देता है, भाई कौन सी घटना घटी थी जरा बताइए हमें। तो वो बताना स्टार्ट करता है कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं छोटा सा था, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं किचन में गया, मुझे भूख लग रही थी, मुझे दूध पीना था। तो दूध की बड़ी बॉटल रखी हुई थी, तो मैं गया किचन में और मैंने सोचा इसमें से मैं लेकर और दूध पीने का काम कर लूंगा। तो जब मैंने वो किचन में से दूध की बोतल उठाई तो वो मेरे हाथ से छूट गई, मैं उसको पकड़ के नहीं रख पाया और वो वहाँ पे दूध फैल गया। जब वो वहाँ पे दूध फैल गया तो मेरी मदर आई, मैं बड़ा डर गया। मेरी मदर पीछे से आई तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो फैल गया सो फैल गया, वो तो हो ही गया, उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कर सकते, देखो अभी ये साफ तो करना ही है हमें, तो साफ तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इसमें कुछ एंजॉयमेंट आपको करना हो तो कर लीजिए। अब बड़ा अच्छा सा तालाब बना हुआ है यहाँ पे दूध का, अगर खेलना चाहो, मौज करना चाहो तो वो कर लो, मौज काटो पहले आप। तो वो बताते हैं कि हमने तो सेम वही किया, जब हम बच्चे थे हमने खूब खेला उसमें, खूब दूध के वो तालाब से जो बना दिया था उसमें खूब मौज काटी। उसके बाद जब वो खेल लिए तो मदर ने बोली देखो अब इसको साफ तो करना ही है, तो आप इसको साफ भी कर लेते हैं और आपको साफ करने के लिए जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से सब साफ कर लो, पोंछा ले आओ या वाइपर ले आओ, जो करना है वो करो। तो फिर उन्होंने उसको साफ भी किया। उसके बाद उनकी मदर बोलती हैं कि फिर मेरी मदर ने, वो बोलते हैं फिर मेरी मदर ने मुझसे बोला, अभी दूध की जो बोतल पड़ी है जो खाली हो गई है, अब इससे काम और करते हैं। आपने क्या किया, आपने कुछ करने की कोशिश की, आपको भूख लगी, आप जो चाहते थे आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, पर वो काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, इस दूध की बोतल को उठाओ, बाहर लेके जाओ, इसमें पानी भरो और फिर उठाकर लाने की कोशिश करो और देखो कि आप उसको सही से पकड़ के लेकर आ पाते हैं या नहीं लेके आ पाते। और अगर ये गिरती है आपसे तो फिर से तरीका भरो इसको और फिर से इसको उठाइए, कोई सा भी तरीका अपनाइए, पर ये कोशिश करिए कि आप इसको सही से यहाँ तक लेकर आ सकें। तो बताते हैं मैंने बाहर जाकर वो पानी की बोतल भरी, फिर से मैं उसको लेकर आ रहा था, मेरे हाथ से छूट गई, फिर मैंने वो सब कुछ साफ किया, मैं नहीं लेकर उसको आ पाया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं पानी की बोतल उसको भरी, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी थी और मैं उसको हाथों में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, छोटे छोटे हाथ थे मेरे, बच्चा था। तो मैंने उस बोतल को, एक मेरे पास बॉक्स था, मतलब एक बास्केट टाइप का था, डलिया टाइप का था, उसमें एक डोरी बंधी हुई थी, तो उसमें रखा और धीरे धीरे खींचते हुए मैं उसको किचन तक लेकर आ गया। और जब मैं उसको लेकर आ गया किचन तक तो मैं बड़ा खुश हो गया, देखिए मैंने तरीका ढूंढ लिया। एंड दैट वाज द वेज। बोले यही बस वो तरी चीज थी जो मैंने बचपन में सीखी और मैंने लाइफ टाइम इस काम के ऊपर काम किया। मेरा मन जिस चीज को करने के लिए किया मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आई नेवर गॉट अफ्रेड ऑफ गेटिंग फेल। मुझे मेरी माँ ने बचपन में सिखा दिया था, फेल हो तो उसमें मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फेल होने से इस बात को सीखो कि मैं फेल हुआ क्यों और कौन सी चीज अब ऐसी तरीका अपनाया जा सकता है जिससे मैं दोबारा फेल ना हो। तो मैंने हर चीज के साथ ये किया, मेरे दिमाग में जब भी कुछ आता था मैंने एक्शन लिया, फेल हुआ लेकिन मैंने उन तरीकों को फाइंड आउट करने की कोशिश की कि फिर से मैं दोबारा वो फेल ना हो। तो जिन तरीकों से मैं फेल होता था उन तरीकों को हटाता जाता था, फिर ट्राई करता जाता था, उनको हटाता जाता, फिर ट्राई करता जाता था और लास्ट में मुझे वो तरीका मिल जाता था जिससे मैं सफल हो सकता। दैट्स व्हाट द सिंपल वे। यही सिंपल सा एक तरीका है जिंदगी में सफल होने का। देखो होता क्या है, दैट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, जब उनको निशाना लगाना होता है ना, बुल्स आई पे, बुल्स आई समझते होंगे, वो एक मूवी आई थी ना कि सांड की आंख, बुल्स आई। तो बुल्स आई क्या होता है, जिसमें टारगेट लगाते हैं, जो शूटर होता है ना, निशानेबाजी करते हैं, वो बुल्स आई होती है। मतलब ऐसे करके गोल गोल सर्कल बने होते हैं, उसमें बीच में एक डॉट होता है पॉइंट, तो उसको बुल्स आई बोलते हैं, उसको हिट करना। तो एक तरीका तो ये है कि बुल्स आई में जो निशाना लगाना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो रेडी होते हैं, फिर वो एम करते हैं, मतलब टारगेट को हिट करने के लिए एम करते हैं, और जब वो टारगेट बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको लगता है कि हम हो गया, तब वो फायर करते हैं। ये एक तरीका है जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। वो अपने आप को तैयार करते हैं और फिर वो एम करना शुरू करते हैं। एम करने से मतलब है कि बिल्कुल सही जगह पे मेरा निशाना लग जाए तब मैं गोली चलाऊंगा, तब मैं हिट करूंगा। और चूंकि उन्होंने अभी तक गोली चलाई नहीं है इसलिए उनको कभी लगता ही नहीं है कि उनकी गोली सही जगह पे लगेगी नहीं लगेगी, इसलिए वो जिंदगी भर एम करते हुए रह जाते हैं। जबकि एग्जैक्ट राइट वे ये है कि बंदूक उठाइए, तैयार हो जाइए और सीधे फायर कर दीजिए।
जब वो फायर करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि बुल्स आई से मेरा फायर नीचे गया है या ऊपर गया है, राइट गया है या लेफ्ट गया है। जितनी दूरी में गया है इधर उधर उतना एडजस्ट कर लीजिए अपने हाथ को, फिर से फायर करिए, फिर देखिए कितनी दूरी रह गई है, जितनी दूरी में रह गया उतना एडजस्ट कर लीजिए हाथ को, फिर से फायर करिए। और जब बार बार आप एडजस्ट करते हो जाएंगे तो एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो डेफिनेटली आपकी गोली बुल्स आई को हिट करेगी। दैट इज द वे टू लिव द लाइफ। सफल लोग इसी तरह से काम करते हैं। दे गेट रेडी, दे फायर एंड देन दे एम। वो फायर करते हैं और फिर देखते हैं कितना एडजस्ट करना है, क्या सही करना है, क्या गलत हुआ था। लेकिन बाकी जो नॉर्मल लोग हैं वो जिंदगी भर क्या करते हैं, वो तैयारी होते हुए रह जाते हैं, वो प्लानिंग ही बनाते हुए रह जाते हैं, वो एम ही करते हुए रह जाते हैं, फायर कभी कर ही नहीं पाते। इसलिए आप में से भी मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया या किया, पर ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके माइंड में 100% जिंदगी भर बहुत सारे प्लान्स आए होंगे, तो मुझे ये करना चाहिए, मैं इसको कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इसको कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कितने सारे प्लान्स थे, वो प्लान्स ही बनाते रह गए पर उनको कभी ट्राई नहीं किया, और किसी और ने उनको ट्राई कर लिया और वो आज टॉप की जिंदगी जी रहे और अच्छे खासे सफल। I'm just telling you, मेरा one of my friend is there, यहीं पे आगरा में ट्रांसफॉर्मर में रहते हैं, and he's a reporter. So he was one day telling me, अभी जब वो कौन सी हैं ओला कैब्स चलती हैं, जो टैक्सी जो चलती हैं, तो उन्होंने बाइक्स का भी सिस्टम निकाला, ओला बाइक्स वगैरह को राइड देने के लिए कि आप बाइक के थ्रू भी इधर उधर जा सकते हैं। तो जब वो सब कुछ चल रहा था तो एक दिन वही मेरा जो दोस्त है वो मेरे पास आया और मुझसे आके बोलता है, यार मैं क्या बताऊं, ये जो जो ओला ने निकाला है ना अपने बाइक चलाने वाला, ये लगभग 1 साल पहले मेरे माइंड में ये आइडिया आया था कि मैं इसको चला दूं, पर मैं उसको सोचता सोचता रह गया, मैंने नहीं किया, और आज देखो ओला टॉप पे कमाई कर रहा है उससे। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ऐसे ही सीन बना रहता है, वो बस प्लान करते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, और कोई उसके ऊपर एक्शन ले लेता है और बस एक्शन लेता है, उसके बाद मालूम पड़ता है कहाँ खामी थी, कहाँ खराबी थी, उससे पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो सेम व्हाट एक्चुअली गाइस यू हैव टू लुक फॉर, आपको भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक्शन लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है तो कितनी भी चीजें आप सोचते हो चलिए, कितनी भी नॉलेज आप ले लीजिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला। आप ज्ञानी तो बहुत बन जाएंगे, बहुत नॉलेज होगी, लोग आपको बोलेंगे हाँ हाँ भाई ये बहुत नॉलेज वाले हैं, लेकिन इससे आपकी लाइफ में क्या रिजल्ट्स आए, कुछ नहीं आएगा। आई टेल यू वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टोरी ओवर दैट। एक्चुअली एक बार क्या होता है, एक भाई साहब है, चर्च में जाते हैं, हम मंदिर ले लेते हैं, मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके भगवान से कहते हैं, भगवान मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूंगा, सारे गलत काम करना छोड़ दूंगा, बस एक काम करो, मुझे एक 5 करोड़ की लॉटरी जितवा दो आप। ये कह के भगवान से वो चले जाते हैं बाहर। हफ्ते भर बाद वो फिर से लौट कर आते हैं, बोले भगवान देखिए मैंने ज्यादातर काम कर बुरे काम करना छोड़ दिए, अब तो मैं शराब भी नहीं पी रहा, सिगरेट भी नहीं पी रहा, इन सारी चीजों को भी छोड़ दे रहा हूँ, पर मैंने आपसे कही थी कि मुझे 5 करोड़ की लॉटरी जितवा दो, वो नहीं आपने जितवाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब मैं घर पे किसी से लड़ाई भी नहीं करूंगा, कभी किसी के साथ बहस भी नहीं करूंगा, इसको भी करना छोड़ दूंगा, बस मुझे वो लॉटरी जितवा दो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर एक हफ्ते बाद लौट कर आता है, बोलो भगवान अब तो मैंने ये भी करना छोड़ दिया, ये भी करना छोड़ दिया, सारी उल्टी सीधी एक्टिविटी छोड़ता आ रहा हूँ और आपने लॉटरी नहीं जीत पाई। अब तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक आध कुछ और भी एक्टिविटी बची हुई है उल्टी सीधी जो मैं करता हूँ, मैं उनको भी छोड़ दूंगा, बस मुझे एक लॉटरी जितवा दो। ये कहते वो निकल ही रहा था कि अचानक मंदिर के घंटे बजने लग जाते हैं, चारों तरफ से बिजलियां सी कड़कने लग जाती हैं, होता है ना हमारे यहाँ, वो भविष्यवाणी सी होने लग जाती है, जैसा अभी वो कृष्णा आ रहा है ना टीवी पे, तो उसमें भविष्यवाणी होने लग गई, कंस को सुनाई पड़ने लगे, कंस ये हो जाएगा तेरे साथ हो जाएगा, तो चारों तरफ बिजलियां से चमकती है ना, तो ऐसे करके बिजलियां से चमकना शुरू हो जाती हैं और ऊपर से भविष्यवाणी होती है, आवाज आती है गॉड की, और गॉड उससे कहते हैं बेटा तुझे मैं लॉटरी तो जितवा दूंगा, पर पहले जाके कम से कम एक लॉटरी खरीद तो ले। अब आप इस स्टोरी को देखें तो आपको समझ में आएगा कि लोग सब कुछ चाहते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, लेकिन वो लॉटरी तक खरीदने के लिए तैयार नहीं है, इतना भी एक्शन नहीं ले रहे। बस अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो किस चीज को, मतलब आप लॉटरी नहीं खरीद रहे हो तो भगवान लॉटरी जितवा कहाँ से थे। तो भगवान से तो आप बहुत सारी चीजें बोलते हो, भगवान मुझे ऐसी लाइफ दे दे, भगवान मुझे ऐसी लाइफ देते, लेकिन यार उसके लिए जो कुछ होना है कम से कम पहले वो तो, जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं उनको तो लीजिए। और मैं आपको बताऊं ना, जो वर्ड काफी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, किस्मत, लक, लक फेवर्स ब्रेव, लक उन्हीं को फेवर करता है जो ब्रेव होते हैं। और ब्रेव कौन होते हैं, जो तैयार हैं किसी भी परिस्थिति में उन चीजों के ऊपर काम करने के लिए जो उनके सपनों को पूरा कर सके, वो अपने डर को जी कर भी उनके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, दे आर द रियल ब्रेव। तो लक ऑलवेज फेवर्स ब्रेव। आपको बताता हूँ वन ऑफ द फैंटास्टिक रियल एग्जांपल, मजेदार सा, ऐसा सीन ऑफ लाइक आई जस्ट रिमेंबर 24 मार्च 1975,
24 मार्च 1975 की एक घटना, टीवी पे एक मैच चल रहा था, हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, इंटरनेशनल हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन के लिए वो मैच हो रहा था। मतलब जो इस मैच को जीतेगा वो हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा वर्ल्ड। और इस मैच में जो खेल रहा था उस पर्सन का नाम था चक वेपनर। चक वेपनर वो पर्सन था जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, दूर दूर तक किसी ने उसका नाम ही नहीं सुना। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि वो बहुत सारे मैचेस वगैरह जीतता जीतता इस वाले मैच को खेलने के लिए आ गया था। एक ऐसा पर्सन जो अंडरडॉग था, कोई जानता नहीं था, किसी ने उसके बारे में सुना तक नहीं। और आप विश्वास करोगे कि वो किसके खिलाफ खेल रहा था? ही वाज प्लेइंग द मैच अगेंस्ट द लेजेंडरी मोहम्मद अली। मोहम्मद अली मुक्केबाजी का लेजेंड माना जाता है। जैसे फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, ऐसे ही मुक्केबाजी में मोहम्मद अली मतलब लेजेंड। तो चक वेपनर जिसको कोई जानता नहीं था, मोहम्मद अली जिसको हर कोई जानता था, उन दोनों के बीच में मैच था। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का, हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जो जीत जाएगा वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। मोहम्मद अली ऑलरेडी थे, उनको तो अपना रिटेन करना था। जैसे भाई ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो वो तो ऑलरेडी है वर्ल्ड चैंपियन, बस उनको तो रिटेन करना है कि मैं ही बना रहा हूँ। लेकिन वो जो चक वेपनर थे वो पहली बार उनका नाम सुना गया था, इससे पहले किसी ने उनके बारे में सुना तक नहीं। अभी वो जो मैच स्टार्ट हुआ तो द सीन वाज दैट, ऐसा कहा जाता था मोहम्मद अली पहले ही राउंड में नॉर्मली लोगों को धराशायी कर देते थे, उससे ऊपर वो जाते नहीं थे। वो जो मैच चला था वो 15 राउंड्स तक चला, 15 राउंड तक वो मैच गया। और उसमें बीच में 9वें राउंड में तो एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि चक वेपनर ने मोहम्मद अली के चिन पे ऐसा घूसा मारा था दैट मोहम्मद अली वाज डाउन ऑन द सॉरी जो रिंग था वहां पर। और एवरीबॉडी, मतलब जो भी पूरी दुनिया में उस मैच को देखा जा रहा था, हर कोई शॉक था कि ये कौन है जिसने मोहम्मद अली को चित कर दिया। लेकिन फिर भी उसके बाद मोहम्मद अली वाज मोहम्मद अली, और उसके बाद वो उठे और उसके अपने आप को बचाते हुए उसको मैच को 15वें राउंड तक लेकर गए। और 15वें राउंड में जब वो चक पे अपना उसका स्टेमिना इतना मेंटेन हो नहीं रख पाया, लास्ट में मोहम्मद अली ही उसको जीत गए और वो वर्ल्ड चैंपियन बने रहे। अभी यहाँ पे तो जो हुआ सो हुआ। इसी मैच को कहीं बहुत दूर एक पर्सन देख रहा था टीवी पे। अब मैं आपको उस पर्सन के बारे में बताऊंगा, यू विल बी हैप्पी नाउ। कहाँ से उसकी सफलता की कहानी निकली, सोचना। आपने शायद कई लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। कहाँ से वो सफल हुआ? वो इस मैच को देख रहा था, अचानक उसने जब इस मैच को देखा उसने कहा यार कितना अमेजिंग, कितना इंटरेस्टिंग था, सीन था, इसके ऊपर तो मूवी बननी चाहिए। उसने हाल के हाल क्या सोचा कि जल्दी से इसके ऊपर मूवी बनाते हैं, कि स्टोरी लिखते हैं। उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, उस मैच के खत्म होते ही उसने पेन लिया, पेपर लिए और स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी। एक ऐसे बॉक्सर की जो कि नया है, जिसको कोई जानता नहीं, जो ऐसे बॉक्सर के खिलाफ लड़ता है जो बहुत फेमस है और जीते जाता है और पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता है। यहाँ पे नहीं वो जीता था, मोहम्मद अली जीते थे, लेकिन उसने कुछ ऐसी स्टोरी लिखना स्टार्ट। ही वेंट फॉर राइटिंग अ स्टोरी, और 3 दिन तक वो इसी में लगा रहा कि पहले मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करूंगा, बाद में किसी और चीज को देखूंगा। दैट्स व्हाट द सक्सेसफुल पीपल डू, दे आर एक्शन ओरिएंटेड, व्हाट आई स्पोक इन द बिगनिंग। उसने एक्शन लिया डायरेक्ट और स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। 3 दिन में उसने उस स्टोरी को लिखा। स्टोरी को लेकर वो बहुत सारे पब्लिशर्स के पास गया, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास गया, बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, पर वो इसको सामने रखता रहा रखता रहा रखता रहा, भैया मुझे इसके ऊपर मूवी बनानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं खुद इसमें एक्टिंग करना चाहता हूँ। लास्ट में उसके ऊपर मूवी बनी, और वो मूवी इतनी बड़ी हिट हुई, इतनी बड़ी हिट हुई कि उस मूवी ने बहुत सारे ऑस्कर अवार्ड्स जीते। और उसी मूवी के ऊपर उसके बाद कई और सारी मूवी बनी। ये बात बता रहा हूँ 1975 की। और तब से लेकर जो स्टोरी लिखी गई उसके बाद मूवी बनी, वो पहली मूवी बनी, उसके बाद उसके कई सारे पार्ट आए। और अभी 2000 तक में भी, 2006-7 तक में भी उसका एक लास्ट पार्ट आया था। अभी तक उसके पार्ट आते आ रहे हैं। मूवी बिकेम वर्ल्ड वाइड बिगेस्ट हिट। उस मूवी का नाम था रॉकी, और जो राइटर था और जो हीरो था जिसने इसको लिखा था, वो उसका नाम था सिल्वेस्टर स्टोलन। सिल्वेस्टर स्टोलन को उस समय से पहले तक कोई जानता भी नहीं था। ही वाज द स्ट्रगलिंग एक्टर। और जैसे ये मूवी आई रॉकी, उसने खुद ही लिखी थी और उसमें वो खुद एक्टर भी था। आफ्टर दैट ही बिकेम सुपरस्टार, वर्ल्ड वाइड सुपरस्टार, इतना फेमस, इवन ऐसा कहा जाता था कि उस समय उसके बराबर तो किसी का क्रेज था ही नहीं, सिल्वेस्टर स्टोलन। और आज तक उसका बहुत ज्यादा क्रेज है। अगर आप नहीं जानते सिल्वेस्टर स्टोलन के बारे में तो मैं बता दूं, रॉकी सीरीज की बहुत सारी मूवीज आई हैं आज तक। सिल्वेस्टर स्टोलन को सुपरस्टार बनाने के पीछे अगर किसी चीज का हाथ है तो वो रॉकी मूवी का है। स्टोरी उन्होंने खुद लिखी थी। सोचो, अगर उस समय उनके माइंड में जो विचार आया था कि मैं इसकी स्टोरी लिखता हूँ, इसके ऊपर मूवी बनाने का काम करेंगे, उस विचार को वो आगे के लिए टाल देते और ना करते काम उसके ऊपर, तो शायद इतना बड़ा सुपरस्टार हमने आज देखा ही ना होता।
सिल्वेस्टर स्टैलोन ने रॉकी सीरीज की मूवीज करी, उसके बाद जो मूवीज आई उनकी वो आई रैम्बो। रैम्बो के नाम से उनकी बहुत सारी मूवीज आई, बहुत बड़ी हिट मूवीज आई। और उसके बाद अभी भी कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो मूवीज आती है जिसमें सारे एक्शन हीरोज लिए जाते हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप रैम्बो और रॉकी करके आप डालेंगे तो आपको उनकी मूवीज की देखने को मिल जाएंगी। और बॉलीवुड की मूवीज में भी वो दिखाई दे गए हैं। एक मूवी आई थी कम बख्त इश्क, अगर आपने देखी हो, अक्षय कुमार की, करीना कपूर वगैरह इन सब की मूवी आई थी कम बख्त इश्क। और उसमें एक सीन दिखाया था जिसमें करीना कपूर को गुंडे घेर लेते हैं, तो वहां पे सिल्वेस्टर स्टैलोन एंटर होते हैं, अपना हुड उतारते हैं और वो गुंडों को मारते हैं और उसको करीना कपूर को बचाते हैं। तो ही केम इन इंडियन मूवी एज वेल। सो नाउ जस्ट एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कि बॉस, अगर वो एक्शन उस समय ना लिया गया होता तो शायद हमें इतना बड़ा सुपरस्टार कभी देखने को नहीं मिलता। दैट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, दैट्स ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन। मैं आज आपको सिर्फ इसी को और बात बता रहा हूँ कि भाई आप कितना भी जान लो, कितना भी समझ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो प्लीज स्टार्ट टेकिंग एक्शन। और अगर आपके साथ पास वो सारे एस्पेक्ट्स नहीं है तो कम से कम एक चीज आप आज से करना स्टार्ट कर देते हैं जो सफल लोग करते हैं। वो कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। क्या मतलब है इसका? फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक का मतलब होता है जाली, नकली। वो कहते हैं कि जब तक आप जो बनना चाहते हैं वो हकीकत में नहीं बन जाते तब तक उसको फेक या नकली बनाकर दिखाते रहिए। जैसे मैं बड़ा राइटर बनना चाहता हूँ तो मैं आज से अपने आप को इस तरह से शो करूंगा, वो सारी मैं अपना रहन सहन, अपना बोलने का तरीका, अपने सारे काम वो करूंगा जो एक राइटर करता है। अगर मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ तो मैं वो सारी चीजें आज से करना शुरू कर दूंगा जो एक फिल्म प्रोड्यूसर करता है। अगर मैं एक ओलंपियन बनना चाहता हूँ तो वो सारे काम आज से करना शुरू कर दूंगा जो कि एक ओलंपियन करना चाहता है। आपको मालूम है एक मूवी आई थी, आपने सबने देखी होगी, पद्मावत। पद्मावत वाज द बिगेस्ट हिट, है ना, रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह को लोगों ने बहुत पसंद किया इसमें, मतलब इवन ही वाज द नेगेटिव रोल, ही वाज हैविंग नेगेटिव रोल, लेकिन उसी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन इससे पहले की कहानी ये है कि मूवी को वो सुपरस्टार इस मूवी में बन गया, वो बहुत फेमस हो गया, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। मूवी उसकी और भी हिट थी लेकिन इसको बहुत पसंद किया गया। इस मूवी के आने से पहले और कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाने से पहले उन्होंने खुद को, अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के रोल में इस तरह से ढाल दिया था कि जब ये मूवी आई तो हर किसी को अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिला। ही फेक्ड इट। वो काम करते थे इस मूवी की शूटिंग से पहले जो कि अलाउद्दीन खिलजी करता हुआ, वैसे ही चलना, वैसे ही बोलना, वैसे ही उठना, वैसे ही करना। तो उसने उनके अंदर वो सब कुछ ला दिया उनके माइंड में, जिससे वो उस अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले कर सकते थे। सेम व्हाट यू हैव टू गो फॉर डूइंग, फेक इट अंटिल यू मेक इट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक भाई साहब, उनकी बैंक में नौकरी लगी। अब नॉर्मली जो बैंक में जाते हैं जॉब करने के लिए और जिस तरह की ड्रेसिंग सारे लोग करते हैं वो करते हैं। अब क्या देखा गया कि बाकी सारे लोग तो सिंपल शर्ट और सिंपल कपड़े पहन के आ रहे हैं, लेकिन वो जो भाई साहब थे, छोटी सी पोस्ट पे उनकी नौकरी लगी, लेकिन वो शूट, कोट वोट, पैंट वन, टाई वाई सब लगा के जाते जैसे बैंक का मैनेजर जा रहा। कुछ दिनों बाद ही क्या देखा गया कि उसको प्रमोट कर दिया गया, उसको दूसरी बड़ी पोस्ट पे ला दिया गया। कुछ दिनों बाद ही देखा गया कि उसको लोन ऑफिसर बना दिया गया। कुछ दिनों बाद देखा गया कि वो उस बैंक का मैनेजर बन गया। जब उससे पूछा गया भाई आपने इतनी जल्दी अपना कैसे प्रमोशन करा दिया, तो उसने बोला कि जिस दिन मैं पहली बार इस बैंक में आया था उस दिन से मैं अपने आप को मैनेजर की तरह ट्रीट करता था। मेरे कपड़े पहनने का तरीका, मेरे सारे एक्शंस, मेरे बोलने का तरीका, सब कुछ वैसा था जैसे एक मैनेजर के हो सकते हैं। और नेचर ने मुझे रिवॉर्ड दिया, मैं सारे वो काम कर रहा था जो मैनेजर करता, और आज मैं मैनेजर बन गया। हमारा सेशन फिनिश होने को है, इसलिए काम करना आप शुरू कर दीजिए, एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। आई वुड से ओनली दिस। कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कम से कम फेक इट तो करना स्टार्ट कर ही दीजिए जिसको आप बनाना चाहते हैं। सो गाइस प्लीज बताएं अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो।